संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं हरनीत आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू गुरु जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया आज सत्संग करने का। गुरु जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। संगत जी, मेरी और मेरी फैमिली की यात्रा गुरु जी के साथ बहुत साल पहले शुरू हुई थी। गुरु जी ने जब हमें अपनी शरण में बुलाया, हम दिल्ली आए थे 2001 में, और उन दिनों में अंकल सर्विसेज में थे, तो कोई ऐसा मौका नहीं था कि गुरुजी के पास जाने का। पर एक दिन हमें नारंग अंकल गुरुजी के पास लेके गए। उन्होंने कहा, एक गुरु हैं, मिलना चाहोगे? तो हमने भी हाँ बोल दिया। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मिलना चाहते। हमने कहा ठीक है, आप जाते हो तो हम भी मिलाते हैं, इतनी क्या बड़ी बात है। तो क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम एक सिख फैमिली से हैं और हम सिर्फ गुरुद्वारे जाते थे। तो गुरुओं में विश्वास करना बचपन से ही सिखाया गया था कि किसी गुरु में विश्वास नहीं करना चाहिए, कहीं जाना नहीं है। तुम्हारे लिए गुरु सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है और माथा सिर्फ वहीं टिकेगा और कहीं नहीं टिकेगा। तो जब हम गुरु जी के पास गए तो अभी गुरु जी को प्रणाम ही किया था, और नारंग अंकल ने, जो आगे खड़े थे मेरे से, उन्होंने कहा, गुरुजी ये। मैं उनके पीछे खड़ी थी। गुरुजी कहते हैं, हाँ मैं जानता है इन्हों, मिलिया होया इन्हों, ਇਹਦੇ फादर ਨੂੰ भी मिलिया होया। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा, गुरुजी मेरे फादर को कब कहाँ मिले, मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आए। पर क्योंकि गुरुजी ने बोला और गुरुजी ने वहीं बिठा लिया, लंगर प्रसाद कराया, चाय प्रसाद दी, और मैं सारा टाइम गुरुजी की तरफ देखती रही, उनके तरफ ही देखती रही कि गुरुजी कहाँ कब कैसे मेरे फादर को मिले। क्योंकि मेरे फादर ने आज तक कभी मेंशन नहीं किया था कि वो किसी गुरु से मिले। वो भी एक सर्विस ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने कभी नहीं मेंशन किया कि वो कब ऐसे कहीं किसी को मिले थे। और मैं सारा टाइम गुरुजी की तरफ ही देखती रही, जैसे एक टक्की लगा के कोई देखता है किसी को। मैं सारा टाइम, मेरी आंखें सिर्फ गुरुजी के ऊपर लगी हुई थी। पर उस दिन क्या हुआ, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा। पर एक अंदर से एक चाह बन गई कि भाई जाना है तो हर हफ्ते या हर 2 हफ्तों में एक चाह सी बन गई कि जाके माथा टेका है। तो कुछ दिनों के बाद जब हमें पता भी लगा कि गुरुजी सिर्फ 4 दिन के लिए ही मंदिर खुलता था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ही छोटा मंदिर खुलता था, तो आप उनमें से किसी दिन जाके वहां गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं आप। तो बड़ी मुश्किल से अंकल को मना के हम लोग गए वहां पे, गुरुजी से मिले, वापस आए। पर एक जैसे अंदर से वो कनेक्शन बन गया कि नहीं, जाना है। और एक बार हम जब गए तो पता लगा कि मंदिर बंद है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मंदिर बंद है, तो गुरुजी कहाँ गए, तो गुरुजी कहाँ है? तो पता लगा गुरुजी जलंधर गए हुए हैं, वहां गए हुए हैं। कब आएंगे पता नहीं, कब आएंगे गुरुजी, 3 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे। गेट पे, एम्पायर स्टेट के गेट पे उन्होंने यही बोला हमें। हम बहुत अपसेट थे, वापस आ गए कि अच्छा, आज तो मतलब दर्शन भी नहीं हो सकते। पर देखिए, जब कहते हैं ना, अंदर से जब गुरुजी आपको बुलाना चाहे, तो 1 महीने के अंदर ही अंदर हम चंडीगढ़ चले गए।
क्योंकि मेरे इन लॉज वहां थे, वहां गए, वहां से पता लगा कि गुरुजी तो जलंधर में ही है, और मौका बन गया गुरुजी के दर्शन करने जलंधर भी चले गए। क्योंकि हम नए नए दिल्ली आए थे तो एक इंटरेस्ट था कि कोई जॉब कर लें, मैं भी कुछ काम कर लूं। अंकल तो जाते ही थे सुबह, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए थे, तो मैं भी कोई जॉब ऐसी कर लूं। तो जलंधर मंदिर में मुझे याद है हम गए तो गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे उधर, तो माथा टेका तो गुरुजी ने बोला हाँ किन आई हैं। मैंने फिर अपने बताया कि गुरुजी मैं ये हूँ। अच्छा अच्छा चल बैठ जा। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं चल भाभी आ जल्दी। गई, गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया। उन दिनों में प्रसाद ऐसे मिलता था संगत जी कि आप 2 हाथों में भी समेट नहीं सकते थे, इतना ज्यादा हलवा प्रसाद गुरुजी एक हाथ से देते थे, और आप अंदर बैठ के खा नहीं सकते थे, तो प्रसाद लेके बाहर जाना पड़ता था। मैं प्रसाद खत्म करके, इतना ज्यादा प्रसाद हलवा प्रसाद खत्म करके जैसे ही अंदर बैठी, गुरुजी ने फिर आज्ञा दे दी। ऐसे गुरुजी ने 4 बार मुझे बुलाया उस दिन, उस शाम को। चौथी बार जब मैं प्रसाद देके बाहर आई तो मैंने बाहर से गुरुजी को बोला गुरुजी इस बारी मैं नहीं खा सकती, इसलिए मैं खाऊंगी नहीं, अब मैं पर्स में रख रही हूँ, मैं नहीं खा सकती अभी, मैं बहुत पेट भरा हुआ है। और जैसे मैंने पेट उसको रैप करके टिश्यू में और पर्स में रख दिया, मैं अंदर गई। ये गुरुजी को तो कैसे पता लगेगा कि मैंने खाया नहीं खाया, तो गुरुजी ने मेरे को दोबारा नहीं बुलाया, उन्होंने सीधा बोल दिया जाओ लंगर करो। कहां से वो कैपेसिटी आई कि हमने जाके लंगर भी किया, मतलब इतना ज्यादा हलवा प्रसाद खाने के बाद भी जाके लंगर किया। गुरुजी ने आज्ञा दी, बोला घर जाओ। तो मैंने अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी वो गुरुजी को बताई, गुरुजी कहते जा कल्याण किया। मैं वापस आई, मैंने जहां इंटरव्यू दिया था वहां मेरी जॉब लग गई। मैं बहुत खुश थे कि चलो, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी ने मेरे को वो भी दे दी। और ऐसे ही गुरुजी वापस दिल्ली आ गए तो एक नियम बना लिया कि हर फ्राइडे गुरुजी के पास जरूर जाएंगे, हर शाम को, फ्राइडे शाम को गुरुजी के पास जाएंगे। तो अंकल को इतना गुरुजी में विश्वास नहीं था, पर वो जाते थे, कभी मना नहीं करते थे। जब मैंने बोला कि जाना है तो कहते थे हाँ चलो। और कहीं भी मतलब, तो बराबर उन्होंने एक डेट करा कि फ्राइडे शाम को जाएंगे, सैटरडे संडे मत बोलना जाने की। तो फ्राइडे हम शाम को हर हफ्ते गुरुजी के जाना शुरू हो गए जब गुरुजी वापस दिल्ली आ गए एम्पायर स्टेट में। हमने वहां माथा टेकना, गुरुजी ने कभी चौकड़ी मार के बैठे होना, कभी पैर नीचे होना, किसी ने गुरुजी के पैर दबाना। जब आज्ञा लेने का टाइम आता था, बहुत हिम्मत करके गुरुजी के जो मतलब टोज थे उनको नीचे की तरफ से बिल्कुल अपने उंगलियों की टिप से टच करके माथे पे लगा लेना, कि जैसे क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी को ऐसे टच कर लें। और जैसे ही बाहर आना तो हाथों से ऐसी खुशबू रोजेस की आनी, इतनी खुशबू आनी, और सबने वहां पे खड़े हुए उसको लेना खुशबू को। तो अंकल मेरे को कहते कहते रहे तू ना हाथ अपने गुरुजी के पैरों पे ना रब करके आती होगी। वहां हिम्मत नहीं होती गुरुजी से बात करने की। मैं वहां पे जाके गुरुजी के पैर सॉक्स में है, मैं क्या सॉक्स के ऊपर गुरुजी के पैर रब करूंगी? वहां तो कोई दबा रहा होता है गुरुजी के पैर को। आप मुश्किल से या तो जुत्ती को या गुरुजी के पैरों को हाथ लगा सकते हो, वो भी अगर गुरुजी परमिट करें तो मैं कहां से मतलब रब कर सकती हूँ? नहीं, तू रब करके आएगी। तो एक दिन अंकल ने चैलेंज किया कि मैं भी लगाऊंगा, मैं अच्छी तरह आज हाथ लगा के आऊंगा गुरुजी के पैरों पर, देखूंगा मेरे हाथों से भी आएगी। बट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि उनके हाथों से खुशबू नहीं आई। सो गुरुजी अंकल को कहते थे ये किंतु परंतु अंकल है, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज वांटेड कि जब हम मंदिर आए, हम अपना जो ब्रेन है, अपनी जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, ब्रेन है, उसको बाहर छोड़ के आए।
और जब तक हम लॉजिकल थिंकिंग करते रहेंगे तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे किसी में भी, गुरु में। सो काफी देर तक गुरुजी उनको किंतु परंतु अंकल बुलाते थे, क्योंकि अंकल अभी भी वो ऐसे गुरुजी के साथ जुड़े नहीं थे, पर जाते जरूर थे। खुशबू भी लंगर भी खाते थे, गुरुजी के संग भी बैठते थे, सब कुछ होता था, पर अभी उनका विश्वास पूरा नहीं हुआ था गुरुजी के साथ। एक बार हम किसी ट्रिप पे जा रहे थे, तो अभी हमारे को गुरुजी के पास गए 1 साल ही तकरीबन हुआ ये था। तो नैनीताल का बच्चों की छुट्टियां थी अगस्त की, तो हमने एक ट्रिप बनाया कि चलो वहां चलते हैं। जाने लगे तो मेरे मन में आया कि एक बार गुरुजी को बता के चलें। तो अंकल कहते क्यों, गुरुजी को क्या बताना है, हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो इसमें गुरुजी ने क्या करना है। मैंने भी कुछ नहीं बोला। हम वीकेंड था, फ्राइडे को हम जा नहीं पाए गुरुजी के, क्योंकि हम तो ट्रिप पे जा रहे थे। निकल पड़े और जैसे ही हम नैनीताल पहुंचे तो जहां हमारी रिजर्वेशन थी आर्मी के मेस में, वहां जब हम पहुंचे तो पता लगा कि हमारी तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। उन दिनों में तो ईमेल्स वगैरह नहीं होती थी, आपकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो थी नहीं इतनी ज्यादा, थोड़ी बहुत होती थी मेन दिल्ली या मेन सिटीज में होती थी। तो अंकल ने बड़ा पता किया कि नहीं, मैंने तो लेटर भी भेजी है, हमारे साथ एक फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी कहा मैंने तो टेलीग्राम भी भेजा है, लेटर भी भेजी है, पर वो सब नैनीताल नहीं पहुंचे थे। अब हम 2 फैमिलीज थे, हमारे सबके 2-2 बच्चे, 4 बच्चे फैमिलीज। अब शाम का टाइम हो गया था, 5-6 बज गए थे। नैनीताल जैसी जगह में जहाँ टूरिस्ट सीजन है, अगस्त का महीना है, वो जब अगस्त सितंबर का जब वो छुट्टियां होती हैं बच्चों को, दशहरा वीक की जो छुट्टियां होती हैं, अब हमें जगह कहाँ मिलेगी। सो बैठे हुए अंकल ने आगे बताया कि अभी तो रिजर्वेशन नहीं है। तो ऐसे ही मन में ना एकदम गुरुजी को याद करना शुरू किया, गुरुजी कुछ तो करो प्लीज, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त। जैसे ही मन में गुरुजी को अरदास करनी शुरू करी, एक कार आके, जो हम लॉबी एरिया था वहां बैठे हुए थे, कार आके वहां रुकती है और उसमें से मेरी कॉलेज की फ्रेंड निकलती है। तो मैं बहुत हैरान हो गई उसको देख के। मैंने कहा, उसने कहा तुम कैसे यहाँ पे। मैंने कहा वेल हमने रिजर्वेशन करी थी और हमारे पास तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, अब हम जाए तो क्या। उनके हस्बैंड, उनके जो अंकल थे, वो वहां के उस पूरे एरिया के, नैनीताल के पूरे एरिया के इंचार्ज थे। तो उन्होंने कहा मैं तो, हम लोग तो आगे जा रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटी पे, तो मेरे लिए तो उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा सूट बुक किया हुआ है, तो आप लोग उसमें ही रह लो, हमें, हम दोनों को तो एक ही कमरा चाहिए इतने बड़े सूट में, नीचे के जो 2 कमरे हैं वो आप लोग ले लो, पर एक रात के लिए मैं दे सकता हूँ, अगले दिन सुबह आप लोग अपना फिर अरेंजमेंट कर लेना कहीं पे। तो संगत जी, मेरा ये कहना है कि आप जब कहीं पे भी हो, किसी भी मुश्किल में हो, जैसे ही हम गुरु जी को अरदास करते हैं, गुरु जी कोई ना कोई रास्ता, हल जरूर निकाल के आपको दे देते हैं। बड़ी अच्छी तरह वो रात में गुजारी वहां पे, बच्चों के साथ सेफ जगह पे रहे। उसके बाद अगले दिन अंकल ढूंढने गए, होटल भी मिल गया, जगह भी रहने को मिल गई। ट्रिप बहुत अच्छा निकला। ट्रिप से जब हम वापस आ रहे थे तो ऐसी हिल से आप उतरो तो रास्ते में लंच करना था, तो एक ढाबा था रोड साइड पे, हम वहां रुक गए। हमने कहा ढाबा का खाना बहुत अच्छा होता है, फ्रेश खाना होता है, तो उधर रुक के खा लेते हैं। वहां एक गन्ने के खेत थे, बच्चे वहां खेल रहे थे, दौड़ रहे थे। अंकल कहने लगे मेरे को ना गर्मी लग रही है, मैं थोड़े कपड़े बदली करके आता हूँ। वो कपड़े बदली करने गए, अपने जीन्स वीन्स चेंज करने गए, खाना खाया, हम निकल पड़े, वापस दिल्ली आ गए। जिससे बहुत अच्छी छुट्टी हो गई। वापस आए,
फ्राइडे को गुरुजी के गए मंदिर, माथा वाथा टेका, थैंक यू करा गुरुजी का। तकरीबन 1 महीने के बाद अंकल ऑफिस में थे, जैसे मैंने कहा अंकल डिफेंस में थे, सर्विसेज में थे, उनको किसी का फोन आता है और उन्होंने पूछा कि आपका आई कार्ड, अब डिफेंस ऑफिसर के लिए एक आई कार्ड बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उनको अब हेडक्वार्टर्स में जाने के लिए दूसरा आई कार्ड होता है, वैसे डिफेंस ऑफिसर्स का आई कार्ड अलग होता है। तो उनका फोन आया कि आपका आई कार्ड आपके पास है। अंकल ने अपना पर्स खोला, बोला हाँ मेरे पास ही होगा। उन्होंने कहा चेक करो। जब अंकल ने अपना पर्स खोला, अपने जो पॉकेट में रखते थे, देखा तो आई कार्ड वहां नहीं था। तो उनके तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि आई कार्ड का गुमना तो बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत ही बड़ा ऑफेंस है। इट्स गवर्नमेंट की ओर से। अंकल ने उससे पूछा तुमने मेरे को ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसे आपको आई कार्ड मिला? अंकल ने बोला नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आप ऐसे करिए, मेरे ऑफिस आइए, आपका आई कार्ड मेरे पास पड़ा है। तो अंकल ने तो उसी वक्त दौड़ते हुए ऑफिस गए और ऑफिस में जाके पूछा कि मेरा आई कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? इसे आप कहीं गए थे? मैंने कहा हाँ हम नैनीताल गए थे ट्रिप पे। जीसस कहीं रास्ते में गिरा था आई कार्ड? कभी कुछ याद है आपने आई कार्ड बाहर निकाला हो, गिराया हो? सर नहीं मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं है। आई कार्ड को एक एनवलप में, अब क्या हुआ था, किसी ने हिंदी में ऊपर लिखा था, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था डिफेंस हेडक्वार्टर, नाम लिखा था अंकल का और सिर्फ डिफेंस हेडक्वार्टर लिखा था और कुछ नहीं था आई कार्ड के एनवलप के ऊपर। अब ये गुरुजी की मेहर है संगत जी कि आई कार्ड डिफेंस हेडक्वार्टर में, जो पुलिस में उनका जो प्रोवोस्ट होता है उस डिपार्टमेंट में आया। डिपार्टमेंट में आने के बाद उनके हाथ गया, जो अंकल के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने वो लेटर खोली और अंकल का आई कार्ड मिल गया और उन्होंने अंकल को दे दिया आई कार्ड। इससे अंकल, मतलब किसी को और खबर नहीं हुई, ना पता लगा किसी को कि अंकल का आई कार्ड गायब हो गया था या गिर गया था। और गिरा कहाँ था? वो ढाबे पे, क्योंकि उनको पता नहीं था ये क्या है। उनको ये पता था कि हम लोग वहां रुके थे। उन्होंने उसके ऊपर डिफेंस हेडक्वार्टर का जो था वो लिख के बस लेटर पोस्ट कर दी। अब इतनी बड़ी मेहर सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हर संग, हर वक्त हमारे साथ हैं। इसके अंकल को तब जाके ध्यान आया कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो इतना बहुत उनके करियर पे इफेक्ट कर सकता था, सब चीज पे कर सकता था, गुरुजी ने बिल्कुल, मेरे पास वर्ड्स नहीं है हाउ टू एक्सप्लेन, कि गुरुजी ने एकदम सब कुछ सॉल्व कर दिया। कोई मतलब कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं दी गुरुजी ने। और हम तो बिल्कुल अनजान थे कि वो है ही नहीं हमारे पास। अंकल को पता ही नहीं था कि वो आई कार्ड उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो रोज तो निकालते नहीं थे, इसलिए उन्होंने देखा ही नहीं था कि वो गिर गया कहीं पे। इसके बाद एक मन में ठान लिया कि कहीं भी जाना हो, चाहे जैसे मैंने आपको बताया मेरे इन-लॉज चंडीगढ़ में थे, कि गुरु कहीं भी जाना हो गुरु जी को बता के जरूर जाना है। गुरु जी मैं यहां जा रही हूँ, बस गुरु जी हम यहां जा रहे हैं, उसके बाद जो गुरु जी करेंगे हम वो ही करेंगे। और जब भी बोलना, चाहे चंडीगढ़ जा रही हूँ, एक बार मैं चंडीगढ़ ही जा रही थी अपने इन-लॉज के पास, तो मैंने गुरु जी को बताया गुरु जी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। अब गुरु जी को तो सब कुछ पता था, तो उन्होंने पूछा फिर अंकल की करेंगे? मैं कि गुरु जी वो तो यहीं पे हैं। तो गुरु जी ने अंकल की तरफ देखिएगा तो आंदा नहीं, इतने आ जाए रोज। अंकल बाहर निकले, उन्होंने कहा यार ये क्या कर दिया तुमने, मैं रोज थोड़ी गुरु जी के पास जाऊंगा, मतलब रोज तुम चाहती हो मैं लंगर खाने चला जाऊं, मैं नहीं जा रहा। काफी बहस हुई घर जाते हुए समय। मैंने कहा गुरु जी ने आपको बोला है रोज आने का? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा, अच्छा मैं सोचूंगा उसके बारे में।
अगले दिन से मैंने जब रात को फोन किया, मैंने कहा कहाँ पे हो? गुरुजी के गए, मंदिर गए? नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं गया, मैं तो क्लब में था। आज जब अंकल उस बारे सोचते हैं कि पता नहीं गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग देनी थी उस दिन, गुरुजी ने क्यों बोला था अंकल को कि तुम आना, पर शायद गुरुजी को पता भी था कि अंकल नहीं आएंगे। वो शायद अंकल को टेस्ट कर रहे थे, क्या था हम कुछ नहीं जानते, पर अंकल ने गुरुजी की उस दिन बात नहीं मानी और वो गए नहीं मंदिर। वो आज तक भी यही सोचते हैं कि पता नहीं मैंने क्या उस दिन खो दिया कि मैं, गुरुजी ने जब मेरे को बोला भी तुम आना, मैं मंदिर गया ही नहीं उस दिन। सो ऐसे संगत जी बहुत सत्संग है, बहुत है जहां गुरुजी ने हमें, अंकल को लाइफ भी बख्शी, बच्चों के करियर्स, बच्चों की लाइफ में, उनके स्कूल में। बेटी छोटी थी, मैं चाहती थी कि बेटी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी संस्कृति स्कूल में थी, मैं चाहती थी कि छोटी की भी एडमिशन हो जाए वहां पे। बहुत होप था कि हाँ गुरुजी, बहुत सुना था कि गुरुजी बच्चों की एडमिशन भी बड़े आसानी से करा देते हैं, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी। उसने एग्जाम दिया और जैसे ही वो एग्जाम का जब जिस दिन रिजल्ट आया, तो बहुत होप थी कि वे हाँ बेटी का तो पक्का एडमिशन हो गया होगा, क्योंकि गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी चाहेंगे ही नहीं कि बच्चे की ना हो एडमिशन। और जैसी लिस्ट देखी, फ्राइडे था, लिस्ट देखी तो उसका नाम ही नहीं था लिस्ट में। शाम को मंदिर गए, आप गुरुजी से तो पूछ नहीं सकते थे कि गुरुजी क्यों नहीं हुई। मुझे आज भी याद है कि मैं वहां बैठी हुई रोई जा रही हूँ कि गुरुजी मेरी बेटी की एडमिशन आपने क्यों नहीं कराई। गुरुजी मेरे को इतनी आस थी कि आप दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाते, एक ही से। पर वही है संगत जी कि हमें सिर्फ अपना नियर फ्यूचर ही दिखता है, नियर जो हमारे सामने जो है चीजें, हमें बस वही दिखती हैं। हमारी जिंदगी में आगे चल के कुछ सालों के बाद क्या होने वाला है, उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में क्या होगा। बेटी की स्कूल में एडमिशन नहीं हुई, उसके दूसरे स्कूल में एडमिशन हुई। क्लास 8 में गुरुजी ने बेटी को हॉस्टल में भेजा, हिल्स में, शिमला हिल्स में बेटी हॉस्टल में चली गई। वहां पे उसको क्या एक्सपोजर मिला, शी स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल। उसको नेशनल टीम जो हिमाचल की थी उसमें अपॉर्चुनिटी मिली, पहले स्टेट लेवल में वो जीती, फिर वो नेशनल लेवल पे जाके उसने खेला, वो नेशनल के टूर्नामेंट्स में जीती। और जब उसके बाद वो हिंदुस्तान, सॉरी हिंदुस्तान कह रही हूँ, जब वो वापस दिल्ली आई कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो कॉलेज की एडमिशन उसके लिए इतनी आसान थी क्योंकि उसने इतना कुछ नेशनल्स, इतने नेशनल्स खेले हुए थे, इतने स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स खेले हुए थे कि उसको जिस कॉलेज में वो चाहती थी, मतलब इस बच्चे ने ऐसे किए थे कि मेरे को स्टीफेंस नहीं चाहिए। स्टीफेंस वाले इसको इंटरव्यू पे बुलाया, इसका ये इंटरव्यू के लिए नहीं गई, एक इंटरव्यू सिर्फ देख के वापस आ गई, कहती मुझे नहीं करना, स्टीफेंस में जाना ही नहीं है मुझे, मुझे जाना है तो उस कॉलेज में जो मेरे को मेरे सब्जेक्ट्स देगा, मैं सिर्फ उस कॉलेज में जाऊंगी। ऐसी चॉइस सिर्फ एक गुरु ही दे सकता है आपको, गुरु जो आपको इस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि आपको ये चॉइस हो कि आप कौन सा कॉलेज, कौन से सब्जेक्ट। जब दिल्ली के बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपके सामने हाथ फैला के आपको बुला रहे हैं, आप उनमें से भी चुनो। पर अगर वही गुरुजी मेरी बात उस दिन सुन लेते और इसको संस्कृति में एडमिशन मिल जाती, शायद इसका करियर ऐसा होता ही नहीं, शायद इसके लिए कॉलेज की एडमिशन्स बहुत ही मुश्किल होती। सो गुरुजी वही देते हैं जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए राइट है, चाहे हमें वो उस वक्त राइट लगे या ना लगे।
हमारे लिए वो चीज उस वक्त सही नहीं हो, पर गुरुजी तो ऐसे लाइफ में बहुत इंस्टेंस गुरुजी ने हमारे साथ किए। हमारा एज अ फैमिली हम एक साथ ट्रिप लेने लगे थे लंदन के लिए, अब्रॉड जा रहे थे। तो हमने सोचा था दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, ऐसे थोड़ा घूम फिर के यूरोप घूम के आएंगे। वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी, परमिशंस ले ली, सब कुछ हो गया, पैकिंग होगी, सब मतलब सब तैयारियां होगी, बुकिंग्स होगी, सब कुछ हो गया। वीजा नहीं आ रहा था और सब कहते थे यूरोप का वीजा, लंदन का वीजा तो सबसे जल्दी आता है, वो तो सीधा आपको 2 हफ्तों में तो वीजा आ जाता है, 14 वर्किंग डेज चाहिए उनको तो वीजा मिल जाएगा। यहाँ तो 1 महीना हो गया, वीजा ही नहीं आ रहा। फाइनली मंडे सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी हमारी, मंडे मॉर्निंग की फ्लाइट थी और फ्राइडे लास्ट डे था एक, और फ्राइडे को वीजा नहीं आया। फ्राइडे रात को बैठ के सारी रिजर्वेशंस कैंसिल करी, एयर टिकट्स कैंसिल करने की कोशिश करी, उनपे जो भी पैसे गए और लॉस हुआ सारे। पर जहां जहां रिजर्वेशंस की थी वहां बुकिंग का वो था, थोड़ा लीवे था, तो वो तो सब ठीक हो गया, पर वीजा नहीं आया हमारा। बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड कि गुरुजी एक चीज मांगी थी आपने, वो भी नहीं दी। इतना क्या है गुरुजी, हम तो बाहर ही जा रहे थे अब्रॉड, दुनिया इतनी जाती है अब्रॉड, हम तो पहली बार जा रहे थे, आपने हमें वो भी नहीं दिया, हमारा वीजा भी नहीं आपने भेजा। जैसे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम भी एज अ फैमिली काफी डिसअपॉइंट हो गई, गुरुजी ने दिया नहीं वीजा, चलो अब नहीं दिया नहीं दिया, कुछ कर तो सकते नहीं हो। मंडे मॉर्निंग वीजा फिर भी नहीं आया, बैक टू स्कूल, बिकॉज अब तो सारी रिजर्वेशंस कैंसिल कर दी थी, प्लेन टिकट्स कैंसिल हो गए, सब कुछ कैंसिल हो गया, एवरीबडी वेंट बैक टू वर्क जैसे था। अब अंकल की थर्सडे को छुट्टी होती थी, बच्चों की तो अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, मेरा काम शुरू हो गया था, अंकल भी काम पे जा रहे थे, पर हर थर्सडे अंकल की छुट्टी होती है। तो सिंस बच्चों की भी छुट्टियां थी तो अंकल ने उस सुबह बड़ी बेटी को बोला चलो मैं तुम्हें ना कार सिखाता हूँ। नीचे ले गए उसको ड्राइविंग के, कार के, ये ब्रेक है, ये एक्सलरेटर है, ये है, और पूरा सिखाना शुरू कर दिया अपनी तरफ से। और फिर उसको बोला अच्छा चल इंजन, जस्ट इंजन ऑन कर, बस उसको ऑन करके देख। अब वो पहली बार जिंदगी में कार में बैठी थी, उसने दोनों पैर, उसका पैर एक्सलरेटर के ऊपर पूरा दबा दिया उसने, कार बुलेट की तरह अपनी जगह में से निकली। अब आगे कार थी तो इसलिए अंकल ने स्टीयरिंग भी पूरा लेफ्ट में घुमाया, द कार गई सीधी दीवार के अंदर, जो बिल्डिंग की दीवार थी उसमें जाके पूरी तरह स्मैश हो गई। मैं स्कूल गई हुई थी, जब मैं वापस आई देखा तो कार पूरी आगे से, मतलब इट वॉज फिनिश्ड एब्सोल्युटली, आगे कुछ था ही नहीं उसका, फ्रंट पोर्शन, इंजन पोर्शन, फ्रंट गाड़ी की बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। दौड़ती हुई ऊपर आई, हुआ क्या हमारे घर में आज, गई ऊपर आई तो देखा अंकल के सिर के ऊपर बड़ा सारा बैंडेज बंधा हुआ, और बेटी बिल्कुल घबराई हुई एक कोने में बैठी हुई है, रोई जा रही है। हुआ क्या, मैं ड्राइविंग सिखा रहा था, पैर एक्सीलरेटर पे था, गाड़ी रैम करके, बेटी को चेक किया और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, संगत जी, बगैर सीट बेल्ट के अंकल बेटी को चला रहे, गाड़ी सिखाना चला रहे थे, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहने थे। बेटी को जब चेक किया देयर वर माइनर ब्रूजेस, ब्लू मार्क्स के बस ब्रूजेस थे, उसके थोड़े से चेस्ट पे थे और आई थिंक 1-2 आर्म पे थे बस, बाकी उसको कोई चोट, मतलब कोई स्क्रैच नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ चोट नहीं थी। फिर अंकल से पूछा
तो अंकल को हॉस्पिटल लेके गए। अंकल को कोई चोट नहीं थी, सिर्फ उनका जो लेफ्ट ईयर था, वो जो लेफ्ट ईयर लोब था, वो उस पे एक बड़ा सा कट आ गया था, थोड़ा सा फोरहेड और उस पे कट आया था। और ये क्यों आया? क्योंकि जैसी गाड़ी जब अंकल ने लेफ्ट में घुमाई तो अंकल बेटी और विंडस्क्रीन के बीच में आ गए। तो जब विंडस्क्रीन टूटी तो उसने कट किया, जब उसने शैटर हुई पूरी तो उसने ईयर को कट कर दिया, बस। यही दोनों की इंजरीज थी। इतना बड़ा हादसा, और सिर्फ ये इंजरी अंकल की, सिर्फ कान कटा बस। एनीवे अंकल ने बैंडेज वैंडेज किया, घर आ गए वापस। तो जब घर वापस आए तो बेटी बैठी हुई थी, बड़ी वाली, तो वो ऑब्वियसली घबराई हुई थी, रोई जा रही थी। फिर उसने पूछा, मम्मा आपको पता है आज हम कहाँ होते अगर हम ट्रिप पे गए होते? मैंने कहा हाँ लंदन में ही होते। कहती नहीं, आज ही आपने बुकिंग करी थी कि पापा लंदन से ड्राइव करके, एक जगह है ऑल्टन टावर्स, आप वहां तक पापा गाड़ी हायर करके ड्राइव करके जाने वाले थे। और ये इंसिडेंट हुआ 11 बजे, आई थिंक 12 बजे, 11-12 बजे। और लंदन हमारे से 4 घंटे पहले है, और वही 8 बजे सुबह होता लंदन में, जब अंकल गाड़ी ड्राइव कर रहे होते। और क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट होना है, कुछ, गुरुजी ने वीजा ही नहीं दिया हमें। क्योंकि यही एक्सीडेंट अगर लंदन में होता तो उसके रिpercussions उसके बहुत भयानक होते। पर गुरुजी ने हमें वीजा ही ना देके कहा कि जो होना है हिंदुस्तान में हो, जहां सब लोग सही रहें, जहां मेडिकल केयर एवरीथिंग कैन बी लुक्ड आफ्टर, रादर देन हम किसी फॉरेन कंट्री में हो जहां हमें ना कोई हमें जानता था, ना हम किसी को हेल्प मांगने के लिए जा सकते थे। ये दूर देखना, ये एक सिर्फ गुरु ही कर सकता है, और गुरु ही आपकी रक्षा कर सकता है। और इस एक्सीडेंट के बिल्कुल 1 हफ्ते बाद हमारा वीजा आ गया। 3 महीने के बाद, वो दूसरी बात है कि 3 महीने में जब वीजा आया तो देन हमने फिर दोबारा प्लान किया, बुकिंग्स करी, एंड वी वेंट। बहुत मस्ती करी, खूब एंजॉय किया लंदन में। सो ओनली अ गुरु नोज, सिर्फ गुरु जी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे आगे सब क्या होने वाला है। सिर्फ वही जानते हैं, वही सब कुछ समझते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि हम लंदन तो पहुंच गए, ट्रिप बहुत अच्छा था। लंदन में मैं ये भी बताना चाहूंगी, जब आप बाहर जाते हैं तब भी गुरु जी आपके साथ हैं। एक दिन हमें पता लगा कि किसी के घर में वहां पे सत्संग है। हम बहुत खुश थे, हमने कहा चलो लंदन जा रहे हैं तो गुरुजी, वहां गुरुजी का सत्संग अटेंड करेंगे, किसी के घर में है। तो वहां पे मेट्रो ही चलती है, ट्यूब्स कहते हैं उसे। हम ट्यूब स्टेशन पे थे एंड हमको जाना था फिंचले रोड। बेकर स्ट्रीट से हमने ट्रेन पकड़नी थी और फिंचले रोड जाना था, वो वाली उस लाइन की मेट्रो लेनी थी हमें। हम जैसे ही उतरे स्टेशन पे तो अंकल कभी भी किसी से कुछ पूछते नहीं थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, एक लेडी वहां पे बैठी हुई थी, वैसे तो वहां पे कोई बैठा आपको मिलता ही नहीं है, ट्यूब स्टेशन में सभी खड़े होते हैं और जैसे ही ट्यूब आती है सब अंदर घुस जाते हैं। ये एक लेडी थी, वो बैठी हुई थी, थोड़ी सी जगह थी, पैरापेट सा था, उस पर बैठी हुई थी स्टेशन में। तो अंकल ने उससे जाके पूछा कि इफ दिस ट्यूब विल गो टू फिंचले रोड। उसने ना ऊपर देखा ना जवाब दिया। और मैंने बोला अभी, मैंने कहा आप क्यों पूछते हो लोगों से, यहाँ लोग नहीं जवाब देते, दे डोंट आंसर। एनीवे इतने में वो ट्यूब आई
अंकल ने फिर जो अंदर खड़ा था इंसान उससे पूछा कि विल दिस गो टू फिंचले रोड। अब जो छोटी बेटी थी वो तो फटाफट चढ़ गई अंदर। वो चढ़ी तो उसके पीछे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और बड़ी वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकल की थी। तो जैसे वो चढ़ी तो मैं भी उसके साथ चढ़ गई, क्योंकि मुझे तो पक्का ही था कि ये जाएगी फिंचले रोड। अंकल ने जैसे उसको पूछा और उसने कहा हाँ, वो चढ़ गए और उस चक्कर में उन्होंने बड़ी बेटी का हाथ छोड़ दिया, या छूट गया, आई वुड से। छोड़ा तो नहीं, छूट गया। जैसे ही हम ट्यूब के अंदर घुसे दरवाजे बंद हो गए और हमने मुड़ के देखा तो बेटी हमारी बड़ी वाली स्टेशन के ऊपर खड़ी है और हम ट्यूब के अंदर। एंड क्योंकि हमें वो ट्यूब्स के बारे में पता नहीं था कि देयर इज एन इमरजेंसी बटन, आप उसको दबाओ तो ट्यूब रुक जाती है। वो बेटी वहां खड़ी रोई जा रही है और यहाँ हम ट्यूब के अंदर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारे तो जैसे पैरों की तरह नीचे से जमीन ही निकल गई कि ये क्या हो गया। और उसके पास हमारा जो लंदन में यूज कर रहे थे सिम्स, उसका नंबर भी नहीं था बेटी के पास। अंकल ने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट स्टेशन में उतर के वापस इधर जाऊंगा और बेटी को लेके आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम फिंचले रोड जाके वहीं वेट करेंगे, हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। मैं और छोटी बेटी वहां चले गए, अंकल उतरे, गए वापस। जब वो वापस उस स्टेशन पे पहुंचे बेकर स्ट्रीट पे, बेटी गायब, वो थी नहीं वहां। वो और घबरा गए। उन्होंने वहां पे जो पुलिस के गार्ड्स होते हैं या कोई था उनसे पूछा, किसी एक इंसान से। उसने कहा आई हैव नो आइडिया। पर उसने ये बोला कि हमारे हमारे सारे स्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा उसकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए। अंकल ऊपर गए, उन्होंने फिर वहां बात करी। एंड इट्स नॉट एन इजी थिंग, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, आपको पूरा उसका वो देखने के लिए आप काफी प्रोसेस होता है। उसको देखने के लिए अलग कमरे में जाके उनको फिर दोबारा वो रिकॉर्डिंग दिखाना, आपको करना। इतने में मैं और छोटी वाली बेटी फिंचले रोड के स्टेशन के ऊपर ही बैठे हुए थे बेंच पे। और एक ट्यूब जाती है, दूसरी ट्यूब जब आती है तो हम देखते हैं हमारी बड़ी वाली बेटी हमारी तरफ वॉक करके आ रही है। तो हम एकदम हैरान हो गए, हमने कहा तुमको, हाउ डिड यू कम हियर, तुम कैसे पहुंची, हाउ। तब बेटी ने बताया कि जब ट्यूब निकल गई तो शीशा मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट था। एंड कहती मैं रोना शुरू करे, मेरे को गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो, अब मुझे कौन देखेगा। उसने गुरुजी को याद करना शुरू कर दिया। कहती फिर वो जो लेडी जिससे पापा ने पूछा था कि ये फिंचले रोड जाती है, वो उठी। उसने कहा डोंट क्राई, आई नो वेयर योर पेरेंट्स आर, दे हैव गॉन टू फिंचले रोड, आई विल टेक यू देयर। उसने बेटी को मैं ट्यूब में बिठाया। फिंचले रोड पे वो खुद नहीं उतरी, उसने बेटी को बोला वो देखो तुम्हारी मदर वहां बैठी हुई है, वहां जाओ, वो रही। अब संगत जी ये सोचने की बात है कि वो लेडी जिसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, उसने सिर्फ सुना, उसने बेटी को कैसे बता, हमें कैसे पहचाना। क्योंकि उसने मुझे, मैं तो उसके पास भी नहीं थी, अंकल ही गए थे पूछने और अंकल वहां थे नहीं। मैं और छोटी बेटी बैठे हुए थे स्टेशन पे। वी कुड ओनली कंक्लूड कि ये गुरुजी एक रूप में आए थे, उन्होंने ही उस रूप में आके मेरी बेटी को बचाया। क्योंकि अलग एक बच्चा, आप जवान बच्चा अलग कंट्री में अकेला ट्यूब स्टेशन पे, एनीथिंग कैन हैपन, आई थिंक एनीथिंग कुड हैव हैपेंड दैट डे। और जैसे अंकल के साथ कनेक्टिविटी हुई, बताया, अंकल दौड़ते हुए वापस फिंचले रोड आए। उसके बाद हम सत्संग के लिए गए, जहाँ गुरुजी की मेहर से वी कुड अटेंड द सत्संग, सब ठीक ठाक सेफ साउंड वापस आए। सो लाइक दिस संगत जी, बहुत इंसिडेंट्स हैं जहां गुरुजी ने हर वक्त अपने प्रेजेंस, उनका जो प्लान है
जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में उन्होंने बहुत बताया, बहुत। एक और छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी, क्योंकि जब अंकल छोड़ रहे थे सर्विसेज को, प्री अपनी रिटायरमेंट ले रहे थे, तो ये डीडीए के फ्लैट्स दिल्ली में अगर आप रहो तो डीडीए के फ्लैट्स होते हैं जो गवर्नमेंट निकालती रहती है, एवरीबडी अप्लाइज। क्योंकि हमारा कोई दिल्ली में घर नहीं था तो अंकल ने कहा लेट्स अप्लाई फॉर इट। एक बार अप्लाई किया, नहीं हुआ। सेकेंड टाइम जब अप्लाई किया तो अंकल ने गुरुजी को बहुत अरदास करी कि गुरुजी प्लीज मेरे को ना इस बार दे देना। हमें पता नहीं था, ये तो बाद में अंकल ने बताया कि मैंने गुरुजी को बहुत अरदास करी, क्योंकि जब ड्रॉ आया तो अंकल को हमें फ्लैट नहीं मिला। लेकिन अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरुजी नोज, ही नोज व्हाट वी वांट, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस। कुछ एक साल बाद अंकल वही फ्लैट देखने गए जिनके लिए उन्होंने गुरुजी को बहुत प्रे किया था, क्योंकि हमें रेंट पे घर चाहिए था। वी वर लुकिंग, घर, एक रेंट के लिए घर देख रहे थे, तो अंकल को किसी ने बोला कि ये फ्लैट्स भी हैं डीडीए के, बहुत अच्छे हैं। अंकल वो फ्लैट्स देखने गए और उस दिन आके अंकल ने एक्चुअली गुरुजी के कमरे में खड़े होके अंकल रोए। उन्होंने कहा थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे ये फ्लैट नहीं दिलवाया। ये नहीं कि आपने क्यों नहीं दिलवाया, आपने थैंक यू क्योंकि आपने ये फ्लैट मुझे नहीं दिलवाया, क्योंकि मैं ऐसे फ्लैट में कभी रह ही नहीं पाता। So Guruji knows, he knows what we want, he knows where we are comfortable, he knows what our requirements are. अगर हमें वो फ्लैट दे देते गुरुजी, we would have been miserable. I'm sorry संगत जी, मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट हम बहुत ही मिजरेबल होते उधर, क्योंकि वो छोटा सा फ्लैट था। इट वाज, मतलब हमें कभी खुशी ही नहीं मिलती उस फ्लैट में। सो गुरुजी को पता है कि हमें क्या चाहिए, ही नोज इट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि गुरुजी ने मेरे को बोला था कि वो मेरे फादर को मिले थे। मेरे फादर गुरुजी के पास गए, उन्होंने माथा माथा टेका जब थे, तो गुरुजी ने फादर को बोला कि आते रहा करो। मेरे फादर क्योंकि बहुत गुरुद्वारा जाते थे, उन्होंने गुरुजी की स्वरूप तो कमरे में लगवाया जरूर, एक अच्छा बड़ा सा स्वरूप लगाया, पर वो गुरुजी के पास आते नहीं थे। मे बी गुरुजी न्यू, क्योंकि गुरुजी, क्योंकि वो गुरुद्वारा बहुत जाते थे, गुरुजी ने उनको ब्लेस तो करा ही हुआ था। बट कुछ महीने बिफोर माय फादर को गुरुजी ने बुलाया अपने पास। कुछ महीने पहले उससे मेरे फादर की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, तो मैंने पेरेंट्स को चंडीगढ़ से दिल्ली बुला लिया। उनका चंडीगढ़ से दिल्ली आना वो इटसेल्फ एक सत्संग था। ट्रेन में कोई टिकट्स नहीं अवेलेबल थी, किसी को फोन किया, इनके लिए ट्रेन की टिकटें अवेलेबल हो गई, दिल्ली आ गए। मंडे था, मैं पेरेंट्स को लेके गई थी बड़े मंदिर, एंड हम सबने प्रसाद लिया। और उस दिन, अगर आप लोग में से जो बड़े मंदिर गए हैं, मंडे को समोसा प्रसाद एंड लड्डू प्रसाद जरूर मिलता है। बट दैट डे जब मैं अपने फादर को लेके गई, अमृति का प्रसाद मिला समोसा के साथ। एंड अमृति मेरे पापा को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो गुरुजी ने एक तो उनको बुलाया, फिर उनको उनके पसंद वाला प्रसाद भी दिया। और जब हम प्रसाद खा रहे थे तो मेरे फादर कहने लगे तुमको रोजेस की खुशबू नहीं आ रही, इतनी रोजेस की यहाँ खुशबू आ रही है। हम साथ में बैठे हुए हैं, मेरी मदर और मैं, और भी संगत के लोग वहां बैठे हुए थे, किसी को नहीं आ रही, सिर्फ मेरे फादर को रोजेस की खुशबू आई। फिर मेरे फादर धीरे धीरे मंदिर आते रहे,
एंड कुछ महीनों बाद गुरुजी ने उनको बहुत ही पीसफुली अपने पास बुला लिया। ऑफ कोर्स वो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा शॉक था, क्योंकि मेरे फादर की इतनी कोई तबीयत खराब नहीं थी कि एकदम उनको सडन हार्ट अटैक हो जाए। तो गुरुजी ने उनको सफर नहीं करवाया, उन्होंने एक दिन की भी सफरेंस नहीं देखी। वो सुबह उठे, वॉशरूम गए, वापस आए एंड ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही पास्ड अवे दैट। मेरी मदर एक्चुअली हैंडीकैप है, एक साइड से उनको पैरालिसिस है, तो मेरे फादर उनके लिए सारा काम करते थे, सब कुछ करते थे उनके। अब आफ्टर माय फादर, जब गुरुजी ने उनको बुला लिया, मेरी मदर तो बिल्कुल ही जैसे, उनका तो ये लगा कि मेरा दूसरा हाथ भी चला गया, एक हाथ तो काम नहीं करता, अब दूसरा भी चला गया मेरे फादर के जाने के बाद। पर गुरुजी ने इतना उनको ब्लेस किया कि मेरी मदर ने हिम्मत अकेले रहने की, अपने आप सारे काम करने की। और जब भी हमने बोलना कि इधर आ जाओ, दिल्ली आ जाओ आप चंडीगढ़ से, उन्होंने बोला क्यों, गुरुजी है ना मेरे पास, सारा टाइम मेरे पास है, मैं क्यों आऊं तुम लोगों के पास, मेरे पास मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी मेरे पास। गुरुजी ने इतनी उनको स्ट्रेंथ दी कि वो, उन्होंने मेरे फादर की जो, ऑफ कोर्स कमी तो मैं नहीं कहूंगी, पर जो जो भी कुछ मेरे फादर करते थे, मेरी मदर को वो स्ट्रेंथ दी कि वो खुद अपने आप अपना काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, सारे काम। और वो अकेली लेडी, हैंडीकैप्ड, अकेली उस घर में रहती थी, काफी साल तक वो वहां रही अकेली। तो वो दूसरा था कि हमने उनको यहाँ बुला लिया। सो संगत जी, लाइक दिस बहुत सत्संग हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर मोड़ पे, हर, कहते हैं लाइफ के हर टर्न पे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। गुरुजी हैज बीन वेरी काइंड, ही हैज बीन ब्लेसिंग अस, ही हैज बीन लुकिंग आफ्टर अस। एंड काफी लोग पूछते हैं कि अच्छा अब क्या मिला गुरुजी से। द फैक्ट कि हमारी जिंदगी खुशी सुखी चल रही है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। लाइक एक बार गुरुजी ने बोला था किसी को कि पहले मैं तेरे को बीमार करूं, फिर तेरे को ठीक करूं, तभी मेरी ब्लेसिंग्स आती हैं। द फैक्ट कि हम एक सुखी जिंदगी, एक खुश जिंदगी, जिसमें हमारे सिर के ऊपर एक घर है, हमारे पास पैसे हैं अपने खाने पीने के लिए, हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, हमारी जिंदगी सुख से जी रहे हैं, हमें किसी चीज की गुरुजी ने कमी नहीं होने दी, वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। गुरुजी की इससे ज्यादा और क्या ब्लेसिंग हो सकती है। सो everything that happens in our life is only because Guruji wants it to happen like that. गुरुजी चाहते हैं, गुरुजी को पता है कि ऐसे ही होगा। काफी बार होता है कि हम कोई चीजें मांगते हैं और गुरुजी हमें नहीं देते हैं। आई थिंक आई हैव डन अ लॉट ऑफ सत्संग उसके ऊपर, क्योंकि शब्द भी कहते होते हैं कि जो मांगो ठाकुर से सोई सोई देवे। यस, वट एवर बी आस्क, बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स कि गुरुजी हमें नहीं देते जो हम मांगते हैं। दैट इज बिकॉज गुरुजी नोज द वाइडर पिक्चर, उनको सब कुछ पता है। पर ये याद रखिए कि गुरुजी के पास आना या गुरुजी के संग रहना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हर चीज उन्होंने प्लान करी है, उनके ही मुताबिक आपकी जिंदगी चल रही है। वो ही हमारी जिंदगी के फ्रेमर है। देयर इज अ फ्रेमर ऑफ आवर लाइफ। मेरे को हिंदी नहीं आती उसके लिए। ही इज द वन हु हैज फ्रेम्ड आवर लाइव्स, ही इज अ फ्रेमर। सो
इसलिए सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। यस, कहते हैं ना, पूरा विश्वास करना या सरेंडर करना, कहना बहुत आसान है बट करना तो बहुत मुश्किल है। बट संगत जी, अगर हम थोड़ा सा भी करने की कोशिश करें तो गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें समझ आ जाता है कि गुरुजी क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। थैंक यू संगत जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।